Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to my YouTube channel with a second part of mock 2. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26. फर्स्ट मॉक में हमने क्वेश्चन 25 तक देख लिए थे. क्वेश्चन नंबर 26. An employee has a normal working week of 40 hours paid at a basic rate of 10 per hour. Hours in excess of normal are paid at a premium of 30%. In a particular week, the employee worked for 44 hours, which means 4 hours overtime. Tax is payable at 20% of the gross wage, and benefit contribution are employee and employer. The employee net pay is this. What is the gross pay? तो gross pay सिंपल क्या फार्मूला है? बेसिक पे प्लस ओवरटाइम. तो देखो हमने टोटल कितने घंटे काम किया है. बेसिक 40 थे. एक घंटे का रेट क्या है? 10, 400. और हमने 4 आवर्स एक्स्ट्रा काम किया और इस पे हमें 30% एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब $13 आ गए. तो 14 इंटू 30, ये 13 करें तो कितना आ रहा है? 52. तो दिस इज आवर ग्रॉस पे. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. याद रखें कि ये जो टैक्स है या बेनिफिट कंट्रीब्यूशन है या जो टैक्स है, ये नेट पे के लिए. ग्रॉस पे में से जब डिडक्शंस को लेस करते हैं तो हमें नेट पे पता चलती है. नेट पे ऑलरेडी गिवन है. हमने क्या फाइंड करना है? ग्रॉस पे. तो हमें ये कंट्रीब्यूशंस और टैक्स हमें नहीं चाहिए. क्वेश्चन नंबर 27 पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 27. Budgeted production overheads allocated and apportioned to the 4 cost centers in a factory for a period are. ये प्रोडक्शन सेंटर का पहले का और ये सेकंड का, ये स्टोर और ये मेंटेनेंस. ये प्रोडक्शन सेंटर्स हैं 2 और ये 2 सर्विस सेंटर्स हैं. क्या कहते हैं जी नेक्स्ट? मटीरियल requisitions and maintenance hours in the period are budgeted to be as follows. Material requisition 300, 200 और maintenance hours 80 and 90. तो देखें, जब भी आपने कॉस्ट को किस में अपॉर्शन करना है? प्रोडक्शन सेंटर 2 में. तो हम कैसे करेंगे? इन दोनों को ऐड करें तो 3 + 2 कितना आ गया? 5. तो हमने 2/5 या 200/500 मल्टीप्लाई बाय मटीरियल रिक्विजिशन कॉस्ट. तो मटीरियल की कॉस्ट क्या थी? जो स्टोर की कॉस्ट है वो मटीरियल रिक्विजिशन की बेस पे अपॉर्शन होनी चाहिए. तो ये कॉस्ट हमने अपॉर्शन कर दी किसको? प्रोडक्शन सेंटर 2 को, इस बेसिस पे. और अब यहाँ पे अगर हम देखें मेंटेनेंस कौन सी है? मेंटेनेंस की जो टोटल कॉस्ट है वो है 8160. इसको किस बेस पे करेंगे? 80 + 90 करें तो कितना बनता है? 170. तो 90/170 इंटू 8160. तो ये हमारे पास आ रही है 4320. स्टोर वाली हमारे पास आ रही है 2480. तो ये तो हमने अपॉर्शन कर दी. और ऑलरेडी हमारे पास क्या थी? ऑलरेडी हमारे पास थी 21,800 पहले से थी. इन दोनों को हमने सर्विस कॉस्ट सेंटर की कॉस्ट भी जब इसमें ऐड की तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? जब आप इसे टोटल करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा 28,600. ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. दोबारा बता देता हूँ. देखें, कुछ कॉस्ट हमारे पास ऑलरेडी एलोकेट की गई थी, अपॉर्शन की गई थी प्रोडक्शन सेंटर 2 में, जो कि 21,800 थी. फिर हमने 2 जो हमारे पास सर्विस सेंटर्स थे, स्टोर और मेंटेनेंस को हमने किस पे किया? मशीन आवर्स की बेसिस पे. अब मेंटेनेंस के कितने आवर्स प्रोडक्शन सेंटर 2 ले रहा है? 90. तो टोटल कितने? 80 + 90 170. तो 90/170 और इसी तरह 200/500. तो जब हम इसे अपॉर्शन करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा. तो टोटल पूछ रहा है जो ऑलरेडी एलोकेट हुआ है, अपॉर्शन हुआ है वो, प्लस ये जो अभी हमने अपॉर्शन किया ये. तो हमारे पास टोटल 28,600. क्वेश्चन नंबर 28 में मूव करते हैं. कहता है जी, जेन वर्क फॉर XYZ को शी हैज़ क्रिएटेड अ स्प्रेडशीट विच लिस्ट कंटेंट डिटेल्स ऑफ ऑल clients. Which spreadsheet function should Jane
used to display details for all clients based in the south region in alphabetical orders। तो याद रखें अल्फ़ाबेटिकल असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, सॉर्टिंग। क्या यूज़ करते हैं, सॉर्टिंग। ठीक है, और आपने अलहदा करने के लिए साउथ रीजन को सेपरेट करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, फ़िल्टर। तो दो फंक्शन आ गए, फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे मूव करते हैं। व्हाट इन द यूज ऑफ स्प्रेडशीट इज नोन एज सेल। तो सेल इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम इज अ सेल। बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 30, at the end of its financial year, a manufacturing company has the following material held in inventory: 100 toy cars which are complete but require packaging prior to being sold or dispatch। तो इसका मतलब अभी ये 100% कंप्लीट नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस। 1 ton ऑफ प्लास्टिक विच विल बी मोल्डेड इनटू वेरियस प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास क्या है, रॉ मटेरियल है, अभी हम इसे यूज़ करेंगे। तो इस तरह की कोई ऑप्शन, toy cars are work in progress and the plastic is a raw material। yes, D is the correct option। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं जी। क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम वुड बी इंक्लूडेड इन अ जॉब कॉस्ट सेपरेटली। यहाँ पे ये लफ्ज़ बड़ा ज़रूरी है, कह रहे हैं सेपरेटली क्या चीज़ आती है। कॉस्ट ऑफ सेल्स पार्ट ज़रूर होती है बट वो सेपरेट नहीं होती। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, वो तो जब हम तमाम कॉस्ट को कंबाइन करते हैं तब हमारे पास एंड रिजल्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है। तो वो सेपरेटली कह रहा है, तो सेपरेटली क्या आएगा, डायरेक्ट लेबर, यस। सेलिंग ओवरहेड्स, यस। प्रॉफिट इज नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट। तो हमारे पास कौन सी दो चीज़ें आ गई, बी, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहते हैं जी, डी को यूजेस प्रोसेस कॉस्टिंग एंड नंबर ऑफ सेपरेट प्रोसेसेस। Process alpha has losses of 5% of input and process beta has losses of 3% of input. Both processes have the same inputs. Which of the following statement is are correct in relation to these process? अच्छा, याद रखें जो लॉसेस हैं, क्योंकि ये नॉर्मल लॉस की बात कर रहा है, लॉसेस डू नॉट अफेक्ट द कॉस्ट। ठीक है, और इसकी वजह से कोई भी लॉस के चेंज होने से कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। लॉसेस डू नॉट हैव अ कॉस्ट एंड देयरफॉर एनी चेंज इन द लॉस विल नॉट इफेक्ट द टोटल कॉस्ट ऑफ आउटपुट। टोटल कॉस्ट ऑफ आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला क्या कहते हैं, द अल्फा टोटल प्रोसेस कॉस्ट इज द सेम एज द बीटा टोटल प्रोसेस कॉस्ट। यस, दिस इज क्यों, क्योंकि अभी हमने कहा ये जो लॉसेज हैं इसके चेंज होने से टोटल कॉस्ट पे फर्क नहीं आता। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल लॉस है और नॉर्मल कॉस्ट लॉस जो है हम वो किस पे ऑब्जॉर्व करते हैं, वो हम किसको देते हैं, कस्टमर को चार्ज करते हैं। द अल्फा कॉस्ट पर यूनिट इज हायर देन द बीटा कॉस्ट पर यूनिट। अल्फा की कॉस्ट पर यूनिट हायर होगी बीटा की कॉस्ट पर यूनिट से। यस, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास देखें हमने क्या कहा था, अगर आपको फार्मूला याद हो तो वो क्या था, कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो जब एक्सपेक्टेड आउटपुट कम हो जाएगी तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो अल्फ़ा का लॉस ज़्यादा है, तो अल्फ़ा का लॉस ज़्यादा होने की वजह से आपकी अल्फ़ा की कॉस्ट पर यूनिट हायर होगी देन बीटा। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, which of the following is are the main benefits of spreadsheets to the work of management accountants? The ability to amended file produced using word processing software, linking of spreadsheets so that change in data automatically feed from one page to another. Yes. The facility to perform what if calculation. Yes, ये हमने पढ़ा भी था। तो हमारे पास कौन सी दो बातें ठीक हैं, 2 and 3 points are correct. Question number 34. The following statements are about documentation for direct material request. A material requisition is completed after material have been received by the production department. क्या ये बात ठीक है?
नहीं, मटेरियल एक्विजिशन रिसीव करने के बाद तो नहीं होता, वो तो रिक्वेस्ट पहले है, आपने जब गुड्स चाहिए तब आप मटेरियल एक्विजिशन करते हैं। द बायर प्रिपेयर अ परचेज ऑर्डर टू आस्क फॉर यस, हम उसे कहते हैं ना कि हमें ये चीज़ें आप दे दें, तो हम खरीदने वाला उसे ऑर्डर करता है, तो वो हमारे लिए क्या है, परचेज ऑर्डर है। तो ये बात, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, 1 इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे देखें स्प्रेडशीट के अंदर एक एरर आ रहा है, वो क्या है कि हम इसे, क्या एरर हो सकता है, हमने डिवाइड किससे किया है, किसी ऐसे सेल से कर रहे हैं या तो जिसकी वैल्यू ज़ीरो है या जो ब्लैंक सेल है। तो आप देखें ये कौन सा सेल है, ये हमारे पास है J3, ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपने फार्मूला लगाया हुआ है। तो अब देखें फार्मूला क्या हो सकता है, I3, दिस इज़ I3 डिवाइडेड बाय H4। जब आप इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास यही एरर आएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो सेल है ये क्या है, ब्लैंक है। तो ए इज़ द, आगे जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। Which of the following statements about information are true? Information is data that has been processed in such a way as to meaningful to the recipient. Yes, this statement is true. Information वही है जो meaningful हो यूज़र के लिए। The purpose of management information is to assist the efficient and effective management of resources. Yes, to both statements. क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द यूज ऑफ कोड्स इज आर ट्रू, कोड्स के बारे में क्या बात ठीक है। द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इज सिंप्लीफाइड, यस। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग इज फैसिलिटेटेड, यस। तो कोड होंगे आप जल्दी, एक तो आप सिंपल भी हो जाएगा, क्लासिफिकेशन भी सिंपल हो जाएगी, हम थ्रू कोडिंग हम क्लासिफाई कर लेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक डाटा जो है वो फ़ौरन से प्रोसेस भी किया जा सकेगा। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है इफ 8340 यूनिट्स आर पैक्ड, व्हाट आर द वेजेस, वी नीड टू फाइंड आउट द वेजेस। तो फर्स्ट 5000 पैकेज जिस पे हमें क्या आएगा जी 0.04, फिर नेक्स्ट 3000 के ऊपर 0.05, तो ये देखें 5 + 3 8 हो चुके हैं, तो कितने रह चुके हैं 340 के ऊपर 8 आएगा 0.06। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 200, ये हमारे पास आ रहा है 150 और ये आ रहा है 20.4। तो जब हम इसे टोटल करेंगे तो इट्स 370.40। क्वेश्चन नंबर 39, the following statement relate to absorption and marginal costing. Absorption costing profit will always be higher than marginal costing profit in any period when inventory is increasing. Yes, ये बात बिल्कुल ठीक है। जब इन्वेंट्री बढ़ रही होगी तो absorption costing का प्रॉफिट ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर फिक्स ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड्स का पोर्शन भी शामिल होता है, जिसकी वजह से जितनी ज़्यादा आप कॉस्ट माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगी और कॉस्ट कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, यहाँ पे प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन विल ऑलवेज बी ग्रेटर इफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज़ यूज रादर देन मार्जिनल कॉस्टिंग। यस, ये बात भी ठीक है, जिस तरह अभी मैंने कहा कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप मटीरियल, लेबर और उसके साथ डायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ हम क्या चीज़ ऐड कर रहे हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी ऐड कर रहे हैं, जो कि हम मार्जिनल में नहीं कर रहे। इसलिए इन्वेंट्री वैल्यूएशन हमेशा एब्जॉर्प्शन में हायर होगी कंपेयर टू मार्जिनल कॉस्टिंग। तो ये हो गया जी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी यूज टू मेजर परफॉर्मेंस इन प्रॉफिट सेंटर्स। प्रॉफिट सेंटर की परफॉर्मेंस कैसे चेक करेंगे? नेट प्रॉफिट मार्जिन, यस। रेजिडुअल इनकम, नो। रिटर्न ऑन
कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये हमारे पास अगर इन्वेस्टमेंट सेंटर्स होते तो वहाँ पे रेजिडुअल इनकम, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हम देख रहे होते। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी ऑप्शन आ रही है? वन ओनली, वन ओनली। व्हाट इज द कॉस्ट यूनिट? कॉस्ट यूनिट क्या होता है? A unit of output in relation to which cost are ascertain. A unit of output, ये आप देखें मॉक 1 में भी हमने ये क्वेश्चन किया था, उसमें थोड़ा सा रिक्वायरमेंट चेंज थी, बट कंसेप्ट वही है। कॉस्ट यूनिट क्या होता है? कॉस्ट पर यूनिट नहीं, कॉस्ट यूनिट वो प्रोडक्ट, वो सर्विस जिसके लिए आप कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं, डिटरमिन कर रहे हैं, वो कॉस्ट यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं जी। 42, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? A company manufactures products G. A team of 6 direct operatives currently manufactures 5 units of the product in 1 hour. Each operative is paid at $8 per hour. If productivity reduced by 10%, well, what will be the direct labor cost per unit? Per unit direct labor cost क्या होगी? to 2 decimals. अभी अगर आप देखें, आपके पास एक घंटे में 6 लोग और रेट क्या है? 8 पर आवर है, तो कितनी कॉस्ट लगती है जी? 6 मल्टीप्लाई बाई 8 कर लें, 6 मल्टीप्लाई बाई 8, और कितने यूनिट्स बनते हैं? 5। ये अभी बनते हैं। कहता है अगर मैं एफिशिएंसी मेरी कम हो जाए, मतलब यहाँ पे हम 5 की बजाय हम 90% प्रोडक्ट बनाए, तो इसका 90% ले लें। 90% का मतलब क्या है? हमारे पास कितने यूनिट्स बनेंगे? 4.5 यूनिट्स। कॉस्ट कितनी है? 48। तो 48 किस तरह आया? 6 मल्टीप्लाई बाई 8। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 8, 48 डिवाइडेड बाई 4.5, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। न्यू कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है? इट्स $10.67। ठीक है, पुरानी कॉस्ट क्या थी? 48 डिवाइडेड बाई 5। अब कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, टोटल कॉस्ट तो रिमेन सेम, बट जब एफिशिएंसी कम होगी तो नंबर ऑफ यूनिट्स कम होंगे, और जब नंबर ऑफ यूनिट्स कम होंगे तो कॉस्ट तो वही लग रही है। तो अब हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी पर यूनिट। और अगर हमसे पूछ रहा था कि इंक्रीज कितने से हो रही है, तो हम पहले ये वाली, ये ओल्ड कॉस्ट पर यूनिट थी, ये न्यू कॉस्ट पर यूनिट है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 43। For direct workers, how are overtime premiums and idle time cost normally accounted for? Overtime premium, idle time, both are indirect. Both are indirect. Question number 44. Would each of the following be classified as direct or an indirect cost? कहता है बताएं इसमें से डायरेक्ट कौन सी है और इनडायरेक्ट कौन सी है। The part used by a vehicle mechanic in the repair of a car for a customer. तो ये हमारे लिए क्या है? डायरेक्ट है, क्योंकि एक यूनिट के लिए हम जो भी रिपेयर कर रहे हैं एट्रीब्यूटेबल है, बिल्कुल है। द सैलरी ऑफ अ फैक्ट्री मैनेजर इज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट। द वेजेस ऑफ फैक्ट्री मेंटेनेंस, तो ये भी हमारे जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन से रिलेट ही नहीं करता, तो इसका मतलब ये भी हमारे लिए कौन सी कॉस्ट है? इनडायरेक्ट है। तो कॉस्ट डायरेक्ट 1, इनडायरेक्ट जो है 2 एंड 3, 2 एंड 3 इनडायरेक्ट, 1 इज डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। क्या कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स वुड फॉर्म पार्ट ऑफ परचेजिंग सिस्टम? परचेजिंग सिस्टम में क्या कुछ आएगा? परचेज इनवाइस आती है, गुड रिसीव नोट भी आते हैं, परचेज रेक्विजिशन भी आते हैं। तो ये तीनों जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये किसका पार्ट बन रहे हैं? ये किसका पार्ट बन रहे हैं? परचेजिंग सिस्टम का पार्ट बनते हैं। तो इस तरह की कोई ऑप्शन? यस, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है जी? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंटेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट सेल? फार्मूला यस, टेक्स्ट यस, वैल्यू यस, तीनों चीज़ें आती हैं। एक्सेल में आपने देखा है कि आप तीनों चीज़ें यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यूज़ प्रोसेस कॉस्टिंग? प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ पे यूज़ होगी? एजुकेशन इज़ अ सर्विस इंडस्ट्री। अकाउंट्स, ये भी आप अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे आप एक स्पेसिफिक जॉब ले सकते हैं।
सॉफ्ट ड्रिंक प्रोडक्शन, यस, यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेस होता है, तो 3 और 4। ठीक है, तो ये जो अकाउंट्स या एजुकेशन, ये हम असल में ये दोनों क्या है, ये दोनों सर्विस है ना, तो यहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं आएगी, सर्विस कॉस्टिंग ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? इन अ स्प्रेडशीट विच मेन्यू ऑप्शंस शुड बी सिलेक्टेड in order to save a copy of the content worksheet while leaving the original document intact। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को इंटैक्ट रखते हुए क्या ऑप्शन है कि हम नई फाइल भी और पुरानी जो थी वो दोनों सेव कर लें? तो फाइल एंड सेव एज का जो फंक्शन होता है वो करंट डॉक्यूमेंट को डिफरेंट फाइल नेम के साथ क्या कर लेता है, सेव कर लेता है, और ये इंश्योर करता है कि जो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वो उसी तरह इंटैक्ट है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आएगी? फाइल एंड सेव एज। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ मूव करते हैं। हमारा पार्ट 2 बड़ी जल्दी जल्दी हो गया है पार्ट 1 की निस्बतन। 49 में क्या कह रहा है? अ कंपनी हैज़ 2 प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स M and L. M absorb overhead on the basis of machine hours and L absorb overhead on the basis of labor hours. The following information is available for the next period. Cost centers 400,000, 600,000 direct labor, machine hours, direct labor, machine hours. क्या कहते हैं जी? जॉब ABC will require 4 machine hours and 3 labor hours. 4 machine hours and 3 labor hours. कहता है हाउ मच प्रोडक्शन ओवरहेड विल बी ऑब्जॉर्ब बाय जॉब ABC। तो कहता है इसकी क्या, अब हमने मशीन और का पर और रेट ले लें और लेबर का भी पर और रेट ले लें तो हमें पता चल जाएगा। तो अभी यहाँ से देखते हैं, M अब्जॉर्ब ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन। तो ये जो 400 हैं ये किसकी बेसिस पे अब्जॉर्ब होंगे? ऑन द बेसिस ऑफ मशीन। तो यहाँ से हमारे पास एक रेट आ गया। और ये जो डिपार्टमेंट L है, कॉस्ट सेंटर L है, ये अब्जॉर्ब होंगे ऑन बेसिस ऑफ लेबर। तो 600 डिवाइडेड बाय लेबर कितनी है जी? 150। तो यहाँ से हम रेट निकाल लेते हैं। आप जल्दी से कैलकुलेटर ले लें। 400 को जब आप 80 से डिवाइड करेंगे तो 5 पर मशीन और, तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 इंटू 5 20 हो गया। और यहाँ पे आप देखें 600 डिवाइडेड बाय 150, तो आपके पास 4 पर लेबर और, तो लेबर और हमें कितने चाहिए थे? 3 इंटू 4, ये आ गया 12। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 32। तो 32 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मैं दोबारा बता देता हूँ, उसने कहा एक जॉब है जो ABC है, जो जिसमें मशीन के 4 घंटे लगते हैं, लेबर के 3 घंटे लगते हैं। तो बताएं उसमें हम कितने ओवरहेड्स को अब्जॉर्ब करें, प्रोडक्शन ओवरहेड्स अब्जॉर्ब करें। तो यहाँ से हमने पहले रेट निकाल लिया। ये जो हमारे पास ओवरहेड्स M के हैं, उसने कहा था ये किस बेसिस पे होंगे? ये मशीन आवर्स की बेसिस पे आएंगे। तो डिवाइड करेंगे तो हमें मशीन आवर पर रेट निकल आया, पर और मशीन आवर का पर और रेट निकल आया। और इसी तरह ये जो डिपार्टमेंट L है या कॉस्ट सेंटर L है, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? लेबर से। तो हमारे पास लेबर का पर और रेट निकल आया। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 12, 4 इंटू 5 20। तो टोटल जो हम जॉब ABC को ऑब्जॉर्व करेंगे वो 32 होगा। लास्ट सवाल, Which of the following statements relating to management accounting reports are true? They have a standard format? No. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स होते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वी डू नॉट हैव दी स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स। दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इंटरनल यूज? यस। तो क्या कह रहे था? ट्रू। तो स्टेटमेंट 2 ओनली। तो आज हमने देखा, आज हमारा सेकंड मॉक कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो थर्ड मॉक की होगी और उसके बाद हम आगे फर्दर भी मॉक्स डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।